अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़ुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। बेटा फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर हमने 3 स्टार्ट किया हुआ था उसका ही टॉपिक जो है वो एंजाइम एक्शन का, एंजाइम कैसे एक्ट करता है, उसके 2 मॉडल्स हैं वो देख लेते हैं कि हमारे पास एंजाइम जो है वो किस तरह एक्ट करता है सबस्ट्रेट पे। तो ये हमारे पास जो है जी 2 मॉडल हैं। सबसे पहले है जी लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल दिया था जी एमिल फिशर ने। एमिल फिशर साइंटिस्ट कहता है कि जिस तरह एक स्पेसिफ़िक लॉक को खोलने के लिए आपके पास एक स्पेसिफ़िक की होनी चाहिए, मतलब ये जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल तो पे में लॉक है, तो इसको ओपन अप करने के लिए जो एक की चाहिए होगी, इसी तरह जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। कि मतलब हम किसी भी की से हर लॉक नहीं खोल सकते, इसी तरह हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट पर अटैक नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी। तो एंजाइम सबस्ट्रेट पर अटैक करने के लिए ये ज़रूरी है कि इनकी स्पेसिफिसिटी मैच करे। मीन टू से कि एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए है। एवरी एंजाइम डज नॉट एक्ट ऑन every substrate। ठीक है, तो specific key can open a specific lock. Similarly, a specific enzyme can transform only one substrate into a product. एक specific enzyme एक specific substrate पर अटैक कर सकता है। अब जिस तरह ये देखेंगे, मैंने enzyme बनाया है रेड से कलर का, ठीक है जी, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कलरफुल बनाइए ताकि आप लोग भी इसका आइडिया समझ आ जाए कि एंजाइम हमारे पास है। तो एंजाइम के ऊपर एक शेप ये बनी हुई है, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया जी एक्टिव साइट का। इस एक्टिव साइट पर आके स्पेसिफिक सबस्ट्रेट लगेगा जो इससे मिलता जुलता है, जो इस पर लग सकता है। तो एंजाइम पर आके ये अटैच होगा, ये बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं ES कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर कि यही जो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ लगा था, इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो एंजाइम कैन बी रीयूज्ड। हमारे पास दोबारा से जो है वो एंजाइम रीयूज्ड हो सकता है, क्योंकि एंजाइम अब फ्री हो गया है, उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सिंपल सी लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने दिया था 1890 में, और इसने कहा था इस स्पेसिफिक की के लिए स्पेसिफिक लॉक को खोलने के लिए स्पेसिफिक की होती है। सिमिलरली स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, सबसे पहला ड्रॉबैक ये है, एमिल फिशर कहता है कि भाई ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ये रिजिड है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या है जी, रिजिड। अब एक चीज़ अगर सख्त है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, इलास्टिसिटी नहीं होगी, वो अपने आप अपनी शेप को मॉडिफाई नहीं कर सकती। तो एंजाइम एमिल फिशर के इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट ने आके बाइंड होना है वो एक रिजिड है। अब वो रिजिड है तो वो नॉट फ्लेक्सिबल है, ठीक है जी। अब वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो सबस्ट्रेट को बिल्कुल हूबहू डिट्टो कॉपी शेप का होना चाहिए जिस शेप का एंजाइम है। सही हो गया जी। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका, इस मॉडल का, कि एंजाइम सबस्ट्रेट को देख के अपनी शेप मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी। तो लॉक एंड की मॉडल में हमारे पास ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये स्पेसिफिक की हम सा कह रहे हैं स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है, ये बात हजम होती है। लेकिन ये चीज़ जो कि एक्टिव साइट एंजाइम की है वो रिजिड है, और जब वो रिजिड है तो नॉट फ्लेक्सिबल है। सबस्ट्रेट को बिल्कुल हूबहू वैसा होना चाहिए। सबस्ट्रेट अगर वैसा नहीं है तो एंजाइम पर नहीं लग सकता, और एंजाइम अनएबल है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रोडक्ट्स में। तो ये हमारे पास मॉडल कहता है लॉक एंड की मॉडल। सही हो गया जी। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं जी इंड्यूस फिट मॉडल पे। इंड्यूस फिट मॉडल जो है ये डैनियल कोशलैंड ने दिया था, पिछला एमिल फिशर ने दिया था, उसने 1890 में दिया था, इसने 1959 में, मतलब काफ़ी टाइम के बाद ये जो है मॉडल पेश किया गया। अब उसमें क्या बात की गई थी कि स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है, ये बात ठीक थी। लेकिन वहाँ पे क्या ड्रॉबैक था कि इसकी एक्टिव साइट जो है वो नॉट फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट को बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे एंजाइम की एक्टिव साइट है। अगर एंजाइम की एक्टिव साइट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वो थोड़ी भी मॉडिफिकेशन अपनी शेप में नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ पिछला वाला जो मॉडल था लॉक एंड की मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है, वो अपने आप को
चेंज कर सकती है शेप को कुछ हद तक सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। अब ये ज़रा शेप ज़रा देखें तो ये बिल्कुल मैंने सीधी करके बनाई है, ठीक है, और ये थोड़ी सी इस तरह टिल्ट करके बनाई है। अब शेप इसकी डिफरेंट है, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो अब क्या करेगा एंजाइम, इसको देख के अपनी ये शेप बिल्कुल सीधी कर लेगा जैसे ये सबस्ट्रेट की, और इस तरह करके लग जाएगा, ठीक है जी। जब ये दोबारा इसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, एंजाइम ने सबस्ट्रेट को बाइंड किया, ES कॉम्प्लेक्स बन गया। ये हमारे पास क्या बना जी, ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है, पीछे मेरे क्या एंजाइम बच रहा है। अब एंजाइम की देखो शेप वैसे की वैसे ही होगी, तो इसकी पहले और लास्ट वाली में सेम है, लेकिन सेंटर में चेंज है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, वो अपनी शेप को समहाउ मॉडिफाई कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट शेप, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों मॉडल्स में कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में हमारे पास शेप अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट चेंज कर सकता है एंजाइम, लेकिन लॉकन की मॉडल ये बात कहता था कि ये चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एंजाइम। तो सबसे ज़्यादा अगर देखी बात दी जाए तो ये वाला मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेबल एज़ कम्पेयर टू दी लॉक एंड की मॉडल। फैक्टर्स अब देखेंगे, कुछ फैक्टर्स जो एंजाइम एक्शन पे अटैक करते हैं, एंजाइम एक्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं कि कैसे एंजाइम एक्ट करेगा। अब सबसे पहले है जी कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम। कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम, अब मैं एग्जांपल के तौर पे कहती हूँ कि सबस्ट्रेट एग्जांपल के तौर पे मेरे पास जो हैं वो 10 हैं और एंजाइम जो हैं वो मेरे पास हैं जी 5। अब 5 हैं एंजाइम। अब एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम को बाइंड करेगा तो एट अ टाइम 5 एंजाइम के साथ 5 सबस्ट्रेट ही लग सकते हैं, 10 को वो नहीं कर सकता। अब इन 5 एंजाइम ने पहले 5 को कन्वर्ट किया, फिर फर्दर 5 को कन्वर्ट किया प्रोडक्ट्स में, तो इसमें ऑलमोस्ट एग्जांपल के तौर पे लग गया टाइम 10 मिनट्स का, ठीक है जी। अब अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा देती हूँ, मैं 6 कर देती हूँ, मैं 7 कर देती हूँ, मैं यहाँ पे इसकी मिकदार एंजाइम की बढ़ा देती हूँ, तो जो सबस्ट्रेट है वो जल्दी से जल्दी हमारे पास प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। हो सकता है वो 10 मिनट्स की जगह से 5 मिनट्स ले। तो इससे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज़ होता है जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट एक वक्त पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो फिर हमारा जो स्लोप आता है वो बिल्कुल डायरेक्ट आता है कि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी बढ़ता है, ठीक है जी। सेकंड है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसको उल्ट कर दो। मैं कहती हूँ कि मेरे पास सबस्ट्रेट 5 हैं, ठीक है जी, और हमारे पास जो एंजाइम है वो हैं 10 एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है जी। अब सबस्ट्रेट हमारे पास जो है वो मैं बढ़ा के मैं कर देती हूँ 10, बिलफर्ज यहाँ पे मैं पहले 5 लेती हूँ। 5 एंजाइम में 5 सबस्ट्रेट है, तो एक वक्त पे 5 एंजाइम बाइंड कर देंगे 5 सबस्ट्रेट को। लेकिन अगर 10 सबस्ट्रेट कर देती हूँ और 5 मेरे पास स्टिल एंजाइम हैं, तो मैं तो उसकी मिकदार बढ़ा रही हूँ, उसकी नहीं बढ़ा रही हूँ। तो 5 एंजाइम एक वक्त पे 5 को ही कन्वर्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट बैच में जो है वो 5 सबस्ट्रेट को फर्दर कन्वर्ट करेंगे। तो इससे हमारे पास फ़र्क सबस्ट्रेट बढ़ाने से, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्टेशनरी चलता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम का नंबर तो उतना ही है, सबस्ट्रेट बढ़ाने से एंजाइम पर लोड पड़ जाएगा। जब उस पर लोड पड़ जाएगा तो क्या होगा कि वो एक वक्त पे एक ही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट्स में, जैसे वो नॉर्मली करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कुछ ख़ास इफेक्ट नहीं होता एंजाइम एक्शन के रेट पे, ठीक है जी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, आपकी बुक में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। जो चीज़ वहाँ पे हाईलाइट की गई है, जो ज़्यादा फोकस किया गया, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर में हमारे पास क्या है, हमारे पास टेम्परेचर में बताया हुआ है उन्होंने ऐसे करके एक स्लोप बना हुआ है, ठीक है जी, और यहाँ पे एरो बना हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये मेरे पास इधर टेम्परेचर और इधर रेट आ रहा है, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से एक लेवल तक तो है जो है वो इंक्रीज़ आएगा रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद वो हमारे पास पीक जो है वो स्लोप लैग होना शुरू हो जाएगा, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम था जहाँ पे हमारे पास जो है वो एंजाइम ने अपना मैक्सिमम काम किया, मैक्सिमम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया,
स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिस तरह हम कहते हैं हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर है नॉर्मली वो 37 और उस 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास जो बॉडी का टेम्परेचर है और एंजाइम जो हैं वो प्रॉपर्ली काम करते हैं किस टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है जी। 37 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए तो हमारे जो एंजाइम्स हैं वो काम करना स्टॉप भी कर सकते हैं, वो काम स्लो डाउन भी कर सकते हैं और वो डीनेचर भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो 37 डिग्री सेल्सियस तक तो वो उसने मैक्सिमम काम किया हमारे बॉडी के एंजाइम्स ने, उसके बाद वो पीक गिरना शुरू होगी और वो टेम्परेचर जिस पे हमारी बॉडी की या कोई भी एंजाइम जो है अपना मैक्सिमम काम करता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर अपॉन विच द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज़ एट पीक, वो अपने पीक पर काम करेगा एंजाइम, जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करेगा उसको बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसी तरह पीएच की बात करेंगे तो वो स्पेसिफिक पीएच जिस पे एंजाइम अपना मैक्सिमम काम देता है उसको बोलेंगे जी वो है जी ऑप्टिमम पीएच। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर डिफरेंट उन्होंने एंजाइम्स की जो है ऑप्टिमम पीएच दी हुई है, ट्रिप्सिन वगैरह की दी हुई है, लाइगेज वगैरह की दी हुई है, तो वहाँ से वो देख ज़रूर याद कीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में वो आ सकते हैं, वो इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है टेम्परेचर वाले टॉपिक में, दैट इज़ डीनेचरेशन। अब डीनेचरेशन का मतलब क्या है? डीनेचरेशन का मतलब कि जब टेम्परेचर उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से मज़ीद इंक्रीज़ किया जाता है तो वो मज़ीद इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है वो डिक्लाइन होगा। डिक्लाइन होने का मकसद को एंजाइम जो है वो बने हुए हैं जी प्रोटीन के, ठीक है जी। और प्रोटीन की एग्जांपल आप अंडे की ले लो। नॉर्मल जब हम एग फ्राई करते हैं तो एग जो हमारे पास थोड़ा पहले लिक्विड सा है, उसका टेक्सचर थोड़ा लिक्विड सा होता है, जैसे ही उसको जो है वो हीट मिलती है तो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। उसकी प्रोटीन बहुत ज़्यादा करेंगे तो प्रोटीन डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं उसकी। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ज़्यादा हीट पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिमिलरली जब टेम्परेचर इसको हद से ज़्यादा मिलेगा एंजाइम को तो उसका स्ट्रक्चर भी डीनेचर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इस कंडीशन को बोलेंगे डीनेचरेशन। डीनेचरेशन हमारे पास क्या हुआ कि upon the high temperature the structure of enzyme can be destroyed and this condition is called denaturation। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मेंशन की हुई है। दूसरा ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की हुई है कि हमारी बॉडी के मैक्सिमम एंजाइम जो हैं, मैक्सिमम कैरी ईच एंड एवरी एंजाइम इन आवर बॉडी वर्क एट द इट्स मैक्सिमम पीक, वो है जी 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस के बाद वो डीनेचर हो सकते हैं, या वो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करेंगे तो डीनेचर हो जाएंगे, अगर थोड़ा बहुत तब्दीली होगी तो वो स्लो डाउन हो जाएंगे या स्टॉप हो जाएंगे, वो अपना काम करना छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो ये है टेम्परेचर की बात उन्होंने बताई हुई है। पीएच का भी उन्होंने ऐसे ही करके बताया हुआ है, तो वो वहाँ से आप देख लेना। उसमें उन्होंने टेबल बड़ा अच्छा सा बताया है, वो टेबल ज़रूर कीजिएगा जिसमें उन्होंने बताए हुए हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जिसमें ट्रिप्सिन हो गया, जिस तरह जो है वो मुझे एग्जैक्ट ज़हन में नहीं आ रहा, और भी बहुत सारे जो हैं एंजाइम उन्होंने बताए हुए हैं किस किस पीएच पे वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, तो वो ज़रूर कीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें अगर कोई बात पूछनी होगी तो ज़रूर पूछिएगा। मैंने इसमें डिटेल इस वजह से नहीं की, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो बहुत सिंपल वर्ड्स में आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। कॉन्सेप्ट देना था वो आपको दे दिया। अगर उसमें से कोई पूछना हुआ इन मॉडल्स में से, इन फैक्टर्स में से, तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।